आई होप यू वॉच द प्रीवियस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कंक्लूड किया था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई के ऊपर, और ये नमूनाई वाला बैक्टीरिया उन्होंने रैट की बॉडी में डाला था। कैसे एस स्ट्रेन और कैसे आर स्ट्रेन्स के इस्तेमाल से उन्होंने पता लगाया कि डीएनए ही तो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, जो रेप्लिकेट हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब यही अगेन हम पढ़ रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल किसे कहा जाए, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आ जाता है हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स देखो, आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये थ्योरेटिकल तो आपको समझ आए, दैट इज ओके, लेकिन आपको यहाँ से पॉइंट्स ऐसे याद होने चाहिए कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस नमूना और रैट को लिया, उन्होंने एस स्ट्रेन्स लिए, आर स्ट्रेन्स लिए, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का प्रूफ देता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इनमें से कौन सा वाला वर्ड इस्तेमाल किया, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या कुछ भी वर्ड दे देंगे आपको वहाँ पर। अब बारी आती है कि जेनेटिक मटेरियल के प्रूफ के लिए एक और एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो है वो बैक्टीरियोफेजेस पे किया हुआ है। ये देखो ऐसा दिखता है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज जो होता है स्टूडेंट, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता, ये एक वायरस होता है जो बैक्टीरियाज को अटैक करता है, इसीलिए बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ये अब बैक्टीरियोफेजेस जो है वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जाके बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को कमज़ोर कर देते हैं, और बैक्टीरिया की बॉडी को इस्तेमाल करता है खुद की ग्रोथ के लिए। किसकी बात करें हम? बैक्टीरियोफेजेस की। किसने एक्सपेरिमेंट किया है बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर? हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट ने। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने जो आपके पास हर्शी और चेज थे, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया। अब बैक्टीरियोफेज को लिया और उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक तरफ से उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर का मीडियम लिया, और दूसरी तरफ से उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का मीडियम लिया। देखिए, अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर, ओके। और सल्फर का ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। मतलब अगर रेडियो एक्टिव सल्फर होगा ना, तो वो प्रोटीन में रिजेम्बलेंस दिखाएगा, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस मतलब कि डीएनए को भी रेडियो एक्टिव कर देगा, ओके। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक तरफ से बैक्टीरिया, वो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज को ग्रो कराया गया सल्फर मीडियम में, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, और एक तरफ से बैक्टीरियाज लेकिन कौन से वाले? जो बैक्टीरियोफेजेस से इन्फेक्ट हुए थे, उन्हें ग्रो कराया गया फॉस्फोरस मीडियम में। अगर हमने एक मीडियम लिया हुआ है, मान लीजिए ये मीडियम है, इस मीडियम के अंदर ग्रो करा रहे हैं हम कुछ बैक्टीरियाज, मान लीजिए बैक्टीरियाज है, और इस साइड में भी हम ग्रो कराते हैं बैक्टीरियाज को, मान लीजिए ये बैक्टीरियाज है। इस तरफ का मटेरियल मान लीजिए सल्फर वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और इस तरफ का मटेरियल फास्फोरस वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब आगे देखने को मिला, हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जो बैक्टीरियाज, देखो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होंगे, बैक्टीरियाज जो ग्रो किए जा रहे थे फॉस्फोरस मीडियम में, उनके अंदर हो रहा था रेडियो एक्टिव डीएनए। उनके अंदर का डीएनए था रेडियो एक्टिव, मतलब वो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियाज थे। लेकिन वो बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव सल्फर में पाए जा रहे थे, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स नहीं थे, वो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियाज नहीं थे। अब फॉस्फोरस का डायरेक्ट लिंकेज मैं पहले ही बता चुकी हूँ डीएनए के साथ, और सल्फर का लिंकेज प्रोटीन के साथ।
तो बताइएगा, रेप्लिकेट तो सल्फर ही हुआ ना। रेप्लिकेट इसका मत सॉरी सल्फर नहीं, रेप्लिकेट तो फास्फोरस ही हुआ ना, और फास्फोरस तो हमारे डीएनए का कंपोनेंट होता है। इसीलिए यहाँ से भी पता लगता है कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला केस जो है वो मल्टीप्लाई होगा, वहाँ का बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होगा, ना कि सल्फर के मीडियम वाला। तो यहां से भी पता लग गया फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए होगा एक जेनेटिक मटेरियल। रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो तो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। मल्टीप्लाई फॉस्फेट क्या मतलब कि जेनेटिक मटेरियल भी होगा जिसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। तो ये अगेन एक और प्रूफ है जो आपको ये बताता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। इन दोनों ही बैक्टीरियाज में, इन दोनों ही वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इनफैक्ट डीएनए की जगह पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहां से पता लगा कि कुछ मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में अगर जेनेटिक मटेरियल था तो वो था डीएनए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा, और ये कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है वो होता है रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। डीएनए को रेप्लिकेट करके डीएनए बनाना है, एक डीएनए से दूसरा बन सके, वो रेप्लिकेट कर सके तो हम उसे जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। नेक्स्ट, केमिकली और वो स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। देखो, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो आरएनए के अंदर भी होती है, लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं होता स्टूडेंट्स, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होता। डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अगर हमें कोई चेंज लाना, मान लीजिए ये आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर अगर कोई चेंज लाना है तो उस चेंज को कहा जाता है म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन जो है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसका हम कोड चेंज कर सकें, जिसका हम इंफॉर्मेशन, जिसकी हम कोडिंग चेंज कर सके, ताकि इवोल्यूशन हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये चारों के चारों क्राइटेरियाज में फिट होता है डीएनए, इसीलिए आरएनए से बेहतर जेनेटिक मटेरियल माना जाता है डीएनए को। ठीक है, आरएनए से बेहतर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। अब आरएनए के बारे में बात देखो तो आरएनए अनस्टेबल होता है, म्यूटेट कर जाता है बहुत तेजी से, बड़े तेजी से म्यूटेट करता है। ऐसे वायरस जिनके अंदर आरएनए जीनोम होता है ना, जिनके अंदर आरएनए होता है, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और उनकी म्यूटेशन भी बहुत छोटी होती है। वो इवॉल्व भी बहुत तेजी से करते हैं, मतलब वो स्टेबल नहीं है। एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन, दूसरा तो मल्टीप्लाई बड़े तेजी से होते हैं, म्यूटेशन बड़ी तेजी से आती है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट वन इज दिस, आरएनए की होती है कैटालिटिक और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, कैटालिटिक और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए के बारे में एक और खास बात देख लेना कि डीएनए अपना कोड जो है वो डायरेक्टली, डीएनए कांट कोड मतलब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, नहीं तो डीएनए भी तेजी से मल्टीप्लाई हो, लेकिन डीएनए जो है वो आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब वो सिर्फ इस चीज के लिए वो डिपेंड करता है, लेकिन प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। आगे हम देखेंगे कि काफी सारी थियोरीज ये भी कहती हैं कि पहले जब इवोल्यूशन नहीं हुआ होगा, जब ये लाइफ बन रही होगी, तो तब क्या डबल स्ट्रक्चर्ड मतलब डीएनए होता होगा जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए होता होगा? ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता होगा ना।
तो आरएनए जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो उसमें होता था जेनेटिक मटेरियल आरएनए। डीएनए से पहले जेनेटिक मटेरियल किसी मतलब जब लाइफ वाटर में जब भी शुरू हुई होगी तो तब आरएनए रहा होगा जेनेटिक मटेरियल। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट भी है जिनका नाम है वॉल्टर गिलबर्ट। इनने 1986 में आरएनए वॉल्ट के बारे में बताया कि वंस अपॉन अ टाइम आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, कि एक बारी में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, है ना। इवोल्यूशन, जब आप इवोल्यूशन को स्टडी करते हो तो हम ये भी तो बोलते हैं कि ह्यूमन जो ये लाइफ है वो एक सेल से शुरू हुई है, और वो एक सेल डायरेक्टली नहीं बना होगा। पहले तो छोटा सा सेल भी पूरा कंप्लीट नहीं बना होगा, पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया होगा, फिर यूकैरियोटिक सेल की तरफ आया होगा। तो धीरे 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 इवोल्यूशन करते करते एक ह्यूमन मतलब कहाँ सेल से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। तो अगर एक सेल से एक इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स अगर तैयार हो सकते हैं तो डीएनए से पहले जेनेटिक मटेरियल भी तो आरएनए रहा होगा ना, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा तो हमने शुरू किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। फिर मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आरएनए का डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में कौन सा है, इन दोनों के बीच का ज़्यादा प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए, देखो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और अभी हमने ये पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल उसी को बोलेंगे जो रेप्लिकेट कर सके, जिसके अंदर रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो। पहला ही पॉइंट बताया आपको अभी क्राइटेरिया में। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए अगर अपने से दूसरी कॉपी प्रोड्यूस करता है तो वो किस तरीके से कॉपी प्रोड्यूस करता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए आपके पास तीन डिफरेंट क्राइटेरियाज आते हैं, तीन डिफरेंट मॉडल्स आते हैं कि तीन तरीके हो सकते हैं जिससे डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता होगा। एक तरीका है बच्चों सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। ये मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, इसके लिए आपके पास आपको पढ़ने तो टोटल 3 मॉडल्स, बस इसके बारे में आपको आइडिया पता होना चाहिए। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। जी हाँ, उन्हीं ने जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये तो आप ऑलरेडी बताया हुआ है ना वॉटसन एंड क्रिक ने। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। बोलते हैं डीएनए के जो ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये सबसे पहले सेपरेट होते हैं, सबसे पहले ये टूटेंगे। यहां से आ रहा है एक वाला स्ट्रैंड, और यहां से जा रहा है दूसरा वाला स्ट्रैंड। सबसे पहले तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, आपस में जो इनकी बाइंडिंग हुई पड़ी है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, सबसे पहले ये टूटेंगे। जब ये टूटेंगे तो आधा वाला स्ट्रैंड इस तरफ जाएगा, एक वाला स्ट्रैंड जाएगा दूसरी तरफ, और ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे एंजाइम्स को सक्रीट करेंगे जिसकी वजह से एक दूसरा स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली इसके इर्द गिर्द में बन जाएगा। मतलब सिंपली अगर ऐसा कहे कि एक पेरेंट वाला डीएनए होगा, और पेरेंट वाला डीएनए जो है उसका एक स्ट्रैंड एक तरफ जाएगा, एक स्ट्रैंड एक तरफ जाएगा। एक वाला स्ट्रैंड भी अपने इर्द गिर्द दूसरा स्ट्रैंड ले लेगा, और दूसरा वाला स्ट्रैंड भी अपने इर्द गिर्द दूसरा स्ट्रैंड ले लेगा। इसे ही तो कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कि सेमी मतलब कि आधा पेरेंट, यहाँ पर मतलब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब आधा रेप्लिकेट हो रहा है। आधा इस साइड की डीएनए में भी आपको आधा देखने को मिलेगा, इस साइड की डीएनए में भी आपको आधा देखने को मिलेगा, कि एक ही डीएनए 2 स्ट्रैंड्स में टूटा और बनाया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए
रेप्लिकेशन मॉडल। तो इस तरीके से शायद डीएनए अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता होगा। दूसरा मॉडल जो आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, इस मॉडल को कहा जाता है कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल में क्या हो रहा था, वहां पर दोनों स्ट्रैंड जो थी वो टूट रही थी, एक किधर जा रही थी एक इधर जा रही थी, इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रैंड, इसके इर्द गिर्द दूसरी स्ट्रैंड बन रही थी। लेकिन कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट, वो पेरेंट वाला ही एक वैसे ही रहता है और दूसरी वाली कॉपी प्रोड्यूस करेगा। एक वाला वैसे ही रहेगा, वो सेपरेट आउट नहीं होता, वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो अपनी ही तरह एक दूसरी कॉपी प्रोड्यूस करेगा। कंप्लीटली डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो टेम्पलेट की तरह वो ही जाएगा मैदान में, वो ही एक नए स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। फिर फर्दर ये वाला स्ट्रैंड टूटेगा तो एक बनाएगा, एक बिल्कुल पेरेंट के साथ रिजेंबल करेगी और दूसरी वाली अलग होगी। ठीक है, मतलब खुद ही पूरे के पूरे डीएनए को आगे बढ़ना है, दैट इज कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये दूसरा तरीका हो सकता है कि डीएनए ऐसे टूटता होगा, ऐसे रेप्लिकेट करता होगा। तीसरा तरीका हमारे पास आ जाता है डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव का मतलब देखो, हमने सेमी कंजर्वेटिव में ये पढ़ा कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड दोनों अलग अलग से बाइंड हो रहे थे, मतलब आधा आधा दोनों तरफ गया, इसीलिए बोला सेमी। जब डिस्पर्सिव मॉडल के बारे में जब कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में बात की गई तो तब बोला यही जब बनता होगा ना, आगे जब डीएनए रेप्लिकेट होना होगा तो उस टाइम पे क्या होता होगा, वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। तो यहाँ पर क्या होता होगा, पेरेंट वाला वापस से खुद को रेप्लिकेट करता हो, ओहो, पेरेंट वाला डायग्राम से देखते हैं ऊपर, पेरेंट वाला खुद को फिर से रेप्लिकेट करता होगा और एक दूसरा सेम काइंड ऑफ टेम्पलेट को प्रोड्यूस करता होगा। ये आ गया कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और डिस्पर्सिव में बोलता है कि आपके पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स आएंगे, सेमी नहीं, कंप्लीट नहीं, बोलता है डीएनए के टुकड़े जाएंगे। देखो पेरेंट कैसा था, पिंक पिंक सा, इसका आधा टुकड़ा जाएगा, आधा टुकड़ा जाएगा तो नया आधा नया बन जाएगा, आधा टुकड़ा जाएगा फिर नया आधा बन जाएगा। तो आधा आधा ही, थोड़ा थोड़ा ही ओल्ड स्ट्रैंड का पार्ट जो है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के साथ अटैच रहता है। ये देखो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए कहा जाता है इसको डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन ये तीनों में से भी तो कोई एक करेक्ट मॉडल होगा ना कि डीएनए ज्यादातर जो रेप्लिकेशन होगा वो उस तरीके से करेगा। तो आते हैं अब फ्रेम में मेसेल्सन स्टेल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन स्टेल एक्सपेरिमेंट ये दावा करता है, वो प्रूव करता है कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसका था, वॉटसन एंड क्रिक का, एग्जैक्टली। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो था डीएनए की रेप्लिकेशन का, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। कंजर्वेटिव मेथड्स और डिस्पर्सिव मेथड्स भी फॉलो होते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम वाले फेजेस में। ओके, तो बेसिकली मेसेल्सन और स्टाइल ने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर। यस, ये वो ही बैक्टीरियाज हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में, जो हमारे गट में प्रेजेंट रहते हैं। 1958 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ई कोलाई को एक तरफ से रखा था नाइट्रोजन 15 के आइसोटॉपिक फॉर्म में और एक तरफ से रखा था नाइट्रोजन 14 के आइसोटॉपिक फॉर्म के सोल्यूशन में। ठीक है, ये था कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट कैसे करता है। देखिए, यूनिट का नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कैसे इनहेरिट होता है जेनेटिक मटेरियल, कैसे इनहेरिट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो अब हमारे पास आ जाता है डीएनए पढ़ लिया। डीएनए एक डीएनए के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए खुद है एक न्यूक्लिक एसिड, कौन सा वाला मॉडल से वो रेप्लिकेट करता है। लेकिन डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी
और इन चीजों को कहा जाता है मशीनरी और एंजाइम्स। डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो उसको कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए ताकि वो क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, ताकि एक डीएनए, देखो ये आ गया डीएनए ताकि यहाँ पर जाके दूसरा डीएनए बना सके और ये वाली स्ट्रैंड टूट के दूसरा बना सके। अब ये ही तो होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कि पुरानी स्ट्रैंड जो है वो डिवाइड हुई, वो सेपरेट होगी और यहाँ से नई स्ट्रैंड बनने लगेगी और इसके साथ भी एक नई स्ट्रैंड बनने लगेगी, है ना। तो मशीनरी और एंजाइम जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 में हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ओके, नंबर 1 में जो हमारे पास आता है, लेट मी चेंज द कलर, ओके, हाँ, एक आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, एक आता है हेलिकेस, एक आता है प्राइमेस और एक आ गया डीएनए लाइगेस। डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेस, प्राइमेस और डीएनए लाइगेस, ये चारों की चारों चीजें चाहिए ताकि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर सके। अब हर एक एंजाइम का, इस सारी मशीनरी का अपना कोई काम होगा। किसी का काम होगा कि ये डीएनए की स्ट्रैंड को सेपरेट कर सके, किसी का काम होगा कि दूसरा वाला पार्टिकल लेके आ सके, किसी का काम होगा कि जहां पर रिपेयरिंग की जरूरत है वहां पर रिपेयरिंग कर सके। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो चारों चीजें हैं ना, याद रखें, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेस, प्राइमेस और डीएनए लाइगेस, इन सब का क्या काम है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है स्टूडेंट्स, ये पॉलीमर्स बनाता है, पॉलीमर्स। मोनोमर्स दैट इज न्यूक्लियोटाइड से बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मोनोमर्स से बनाता है पॉलीमर्स, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है स्टूडेंट्स। हेलिकेस का काम क्या है? हेलिकेस जो है स्टूडेंट्स, हेलिकेस आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यस, इसको अनवाइंड करता है, इसको, इसके बीच में ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसको तोड़ के इसको सिंगल स्ट्रैंड बनाने में मदद कराता है। तो हेलिकेस का काम है अनवाइंड करना, डीएनए पॉलीमरेज का काम है पॉलीमरेज, जिसका नाम ही है पॉलीमरेज, तो क्या करेगा, पॉलीमर्स बनाएगा, डीएनए के मोनोमर्स से बनाएगा पॉलीमर्स। लेकिन इसका काम थोड़ा बाद में आएगा, अभी हम आगे देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि पहले कौन काम करता है, नंबर 2 पे कौन सा वाला काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइमेस। प्राइमेस क्या करता है स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स दैट इज प्राइमर, वो आरएनए के प्राइमर्स बनाता है। डीएनए से आरएनए की तरफ बढ़ना, जरा आप बताएंगे मुझे, मैंने आपको ये बात बताई थी पीछे जब मैंने आपको यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बताया, तो मैंने कहा डीएनए से आरएनए का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्राइमेस है ना, ये उसी ट्रांसक्रिप्शन में मदद कराता है। आगे हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि डीएनए लाइपेस, पॉलीमरेज बना गया, हेलिकेस ने अनवाइंड किया, प्राइमेस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाएगा आरएनए के, और डीएनए लाइगेस लाइपेस नहीं है, दिस इज लाइगेस, LIGASE, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो डीएनए को अगर कहीं पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो रिपेयर कराने में मदद कराएगा, अगर रेप्लिकेशन की ज़रूरत है तो वो रेप्लिकेट कराने में मदद कराएगा, और कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है तो वो कंबाइन कराने में मदद कराएगा। मतलब सारा का सारा दारोमदार जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डीएनए लाइगेस के ऊपर। ये जो सारा मैकेनिज्म, हालांकि हर एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन एंजाइम्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, डीएनए लाइगेस। क्योंकि मान लीजिए डीएनए टूट गया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए, लेकिन उन फ्रैगमेंट्स को रेप्लिकेट भी तो करवाना है ना, उनको वापस से किसी के साथ कंबाइन भी तो कराना है ना, उनकी रिपेयरिंग भी तो करानी है ना, सारा का सारा काम है डीएनए लाइगेस का।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये वर्क करते हैं, डीएनए कैसे रेप्लिकेशन की ओर बढ़ रहा है इन सारे कंपोनेंट्स की मदद से। ये थोड़ा डार्क कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा विजिबल कर रहा है, तो मैं इसी कलर का इस्तेमाल करूंगी। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, लेफ्ट ले लेते हैं। देखिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट act as substrates and provide energy for polymerization reaction। तो ये जो भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होने वाली है, इस सब के लिए जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? यस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वाला जो ग्रुप है वो नीचे एक बेस की तरह, एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा कि जो भी एक्शन लेना है वो इसके ऊपर ले लीजिए, ठीक है। तो आगे देखें, वर्किंग डीएनए रेप्लिकेशन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आता है हेलिकेस। हेलिकेस क्या करता है? अनजिप करता है, आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को खोल के रखता है, उसके फ्रेगमेंट्स को अलग करता है, फॉर्क बनाता है। फॉर्क सा बना रहा है, देखो फॉर्क बना रहा है ना, यहाँ पे खोल रहा, ओपन कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज की बात कीजिए, पहले हेलिकेस क्या करेगा? ये डीएनए को खोल देगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? वो वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लेके आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि इसके साथ, मतलब मान लीजिए जो प्यूरिन और पायरिमिडीन वाले बॉन्ड्स, उसके बारे में बात करें तो वो वैसा वाला इसके ऊपर बनाना शुरू करेगा। जो प्राइमेस होगा स्टूडेंट, वो एक स्मॉल आरएनए के सेगमेंट को क्रिएट करेगा, जिसे कहा इज क्रिएटेड, ठीक है। प्राइमेज जो होगा वो छोटे से आरएनए के सेगमेंट को क्रिएट करेगा, और डीएनए से आरएनए के सेगमेंट को बनना क्या कहलाता है? यस, ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो होता है वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है। डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो टूटे हुए हैं उन फ्रैगमेंट्स को वापस से वाइंड करने में मदद कराता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं जो रेप्लिकेट, वेट अ मिनट, लेट मी जूम इट इन। तो हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या इस्तेमाल होता है? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेस, प्राइमेस, डीएनए लाइगेस, प्राइमेस। अगर आपको कोई पूछे डीएनए को अनवाइंड कौन करता है तो आप बोलेंगे हेलिकेस। अगर आपसे कोई सवाल पूछे मोनोमर्स को पॉलीमर्स बनाने में मदद कौन करता है तो आंसर शुड बी डीएनए पॉलीमरेज। रिपेयरिंग, रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन वाला काम किसका है? लाइगेस का। ओके, तो यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है खत्म। अभी तक मैं बार बार जब भी मैंने कहा कि डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से सिंगल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए से जब आरएनए कॉपी होता है, ठीक है, ताकि, क्योंकि याद कीजिए आरएनए ही तो है वो वाला पार्ट जो प्रोटीन की प्रोडक्शन में मदद करेगा, और यही प्रोटीन तो मदद करेगा बाद में डीएनए की हेल्प करने में, काम करने में। फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी आपके पास ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। देखिए, अगर एक डीएनए से दूसरी डीएनए की ही कॉपी प्रोड्यूस होगी ना, उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। लेकिन अगर एक डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेसिकली सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब ये एक थियोरी है जो दी थी फ्रांसिस क्रिक ने ये थियोरी दी थी, और ये थियोरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में फ्लो होती है। देखिए, इतना तो आपको पता लग गया होगा
कि डीएनए से आरएनए तक का सफर इज ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन तक का सफर इज ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो मेजरली 3 पार्ट्स में होता है। एक वाले में इनिशिएशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्ट होना शुरू होता है, दूसरे में इलोंगेट होता है, तीसरे में टर्मिनेट हो जाता है। तो दीज स्टेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हियर इज दिस थिंग। ओके, अलॉन्ग विद दैट सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने दी, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस। ओके, तो ये हाइपोथेसिस इसके बारे में बात करती है कि डीएनए का वो वाला पार्ट, डीएनए का वो वाला स्ट्रेच जो ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, जो ट्रांसक्राइब होगा मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन शो कराएगा, ठीक है, उसे कहा जाता है आरएनए। लेकिन डीएनए में भी वो वाला पोर्शन जिससे जाके आरएनए बनना है, डीएनए का वो पोर्शन जिससे जाके आरएनए बनना है, उस वाले देखो अगर ये पूरा डीएनए है तो पूरे के पूरे डीएनए का थोड़ी ना आरएनए बन जाएगा। डीएनए का भी तो कुछ ही पोर्शन होगा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह काम करेगा, जो आरएनए को बनाने में मदद कराएगा। अगेन इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? एक आ गया प्रोमोटर, एक आ गया स्ट्रक्चरल जीन और एक आ गया टर्मिनेटर। ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में मदद कराता है। अब डीएनए और आरएनए का वो वाला पार्ट, डीएनए या आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट का वो वाला पार्ट, ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का वो वाला पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड करेगा, जिसके अंदर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसको पता है कि अगर मैं रेप्लिकेट होऊंगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करना है, उस वाले पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, देखो जैसे इस डायग्राम में आपको देखो एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सारा का सारे के अंदर थोड़ी ना प्रोटीन छुपा हुआ होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कोड भी तो न्यूक्लियोटाइड के कुछ ही वाले हिस्से में छुपा होता है। अब मैं प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि डीएनए आरएनए बना ही रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई कि डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस खुद नहीं करता। चलो वापस चलते हैं जहां पर ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था। डीएनए खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बनाता है आरएनए। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन में पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, तो यही पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का वो वाला पोर्शन जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, वो आ गया एक्सॉन, और जिसके अंदर कोई भी प्रोटीन की कोडिंग वाली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, वो आ गया इंट्रो। आरएनए कितनी टाइप्स का होता है? आरएनए होता है जनरली 3 टाइप्स का। एक आ गया मैसेंजर आरएनए, एक आ गया ट्रांसफर आरएनए, और एक का नाम आ गया राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर आरएनए मतलब कि टीआरएनए अमीनो एसिड्स को नजदीक लाता है ताकि अमीनो एसिड्स जुड़ के बना सकें पॉलीपेप्टाइड्स। और राइबोसोमल आरएनए का काम होता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में काम में आता है स्टूडेंट्स राइबोसोमल आरएनए, जहां पर आपके पास देखो डीएनए से आरएनए तक का सफर कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को डीएनए की ही कॉपीज बनानी है तो कहा जाता है रेप्लिकेशन। लेकिन अब डीएनए से जब हमें बनाना है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से बाद में जाके बनाना है प्रोटीन, तो उस प्रोटीन फॉर्मेशन को कहा जाता है ट्रांसलेशन। राइबोसोमल आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन के दौरान मदद करता है। ठीक है, तो आरएनए का प्रोटीन में चेंज होना
आरएनए का प्रोटीन में चेंज होना कहलाता है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन। तो ये था आरएनए के बारे में। अब जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड मतलब जीन्स की कोडिंग कौन करेगा, कौन से किस्म का प्रोटीन तैयार करना है, कौन से किस्म का अमीनो एसिड तैयार करना है, ये है जेनेटिक कोड में। तो बोलता है कि डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस किस तरीके से मिले कि हमारे पास अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस बन जाएं, क्योंकि अमीनो एसिड से ही तो बनेगा बाद में प्रोटीन। आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए से पहले हमें अमीनो एसिड तक लेके जाना है और फिर अमीनो एसिड डिसाइड करेगा कि कौन से किस्म का प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए और आरएनए कौन से सीक्वेंस में प्रेजेंट हों कि हमारे पास एक जेनेटिक कोड तैयार हो जाए। देखिए, हमारे पास डीएनए और आरएनए की नाइट्रोजीनस बेसिस कितनी होती हैं? टोटल 4। डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये किसके अंदर का है? डीएनए का। वहीं पे आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। अब हमारे पास सिर्फ 4 ही बेसिस प्रेजेंट है, 4 ही नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट है। लेकिन ये 4 नाइट्रोजीनस बेसिस भी आपस में इस तरीके से कंबाइन होंगी कि वो बॉडी के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को तैयार करेंगी, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को तैयार करेंगी, ठीक है। अब कौन सा वाला बेस कंबाइन होगा तो कौन सा वाला कोड तैयार करेगा? देखिए, इसके बारे में जरा देखते हैं। जॉर्ज गैमो नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया कि बेसिस आपस में किस तरीके से कंबाइन होंगी कि वो अमीनो एसिड का कोड तैयार कर सके। अब उन्होंने वर्ड कोड का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कोडॉन। जॉर्ज गैमो ने जो वर्ड इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स, वो था कोडॉन। तो कोडॉन बेसिकली पता क्या होता है कि तीन डिफरेंट ट्रिपलेट, क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रिपलेट कोड। मतलब कि देखो, हमारे पास प्रेजेंट होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, या एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। बोलते हैं कि ये कोड्स, आरएनए के ये कोड्स और डीएनए के ये कोड्स आपस में किस तरीके से प्रेजेंट हों कि वो आगे डिसाइड करें कि कौन से किस्म का अमीनो एसिड बनेगा और उस अमीनो एसिड से कौन सा वाला प्रोटीन बनना है। इसके लिए जॉर्ज गैमो ने कॉन्सेप्ट दिया कोडॉन का। उन्होंने कहा हम 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को लेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे एक कोडॉन, और एक कोडॉन को कहा गया ट्रिपलेट कोड। क्यों? क्योंकि ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा था। देखो, अगर हम सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का बेस लेते, मान लिया मैं ए ले लेती, जी ले लेती, सी ले लेती, टी ले लेती, तो एक बेस का मतलब होता एक अमीनो एसिड। लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड्स टोटल बनने कितने हैं स्टूडेंट्स? 20। लेकिन बेसिस हैं कुल 4 बेसिस, लेकिन जिम्मेवारी उनके ऊपर ये है कि उनको 20 डिफरेंट प्रकार के अमीनो एसिड्स बनाने हैं। तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि एक वाला न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे। अगर 2 का ग्रुप बनाते हैं, मान लीजिए एजी का ग्रुप बन जाता, एटी का ग्रुप बनाते, एसी का ग्रुप बनाते, तो हमारे पास कुल मिला के 16 ही कोडॉन्स तैयार हो पाते। 16 कोडॉन्स का मतलब 16 कोडॉन्स का मतलब 16 अमीनो एसिड। लेकिन टोटल अमीनो एसिड अगेन ज्यादा है, तो 2 वाली बेसिस का कॉन्सेप्ट भी नहीं ले सकते। अब लेनी पड़ेंगी 3 नाइट्रोजीनस
बेसिस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक भी कम हो जाएगा, दो भी कम हो जाएगा और दो से नेक्स्ट नंबर तो 3 ही आता है। लेकिन हमने देखा कि जब 3 बेसिस का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा, मान लीजिए हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ACC का या कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है ACG का, तो ये कॉम्बिनेशन स्टूडेंट ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं टोटल 64। अब क्या मतलब है इसका कि 64 कोडॉन्स, 64 कोडॉन्स, लेकिन हमारे पास तो इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं ही नहीं। अमीनो एसिड्स तो हैं हमारे पास सिर्फ 20। इसका मतलब ये हुआ कि 64 कोडॉन्स में से काफी सारे कोडॉन्स, मतलब मान लीजिए कि आपके पास ACC है, ACG है, काफी सारे 2-2, 3-3 कोडॉन जो होंगे वो सेम ही अमीनो एसिड बना के देंगे। सेम ही अमीनो एसिड मतलब 3-3 का ग्रुप ऐसा भी बनेगा कि जरूरी नहीं है कि ACG ही होगा तो तब ही आपके पास थ्रियोनीन नाम का अमीनो एसिड बने। थ्रियोनीन तब भी बनेगा जब आपके पास ACC होगा, थ्रियोनीन तब भी बनेगा जब आपके पास ACG होगा। तो एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से तैयार किया जा सकता है। एक कोडॉन का मतलब एक अमीनो एसिड नहीं, मतलब एक कोडॉन का मतलब एक ही अमीनो एसिड है, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए काफी सारे कोडॉन्स हो सकते हैं। जो कोडॉन्स होते हैं ना, कोडॉन्स का मतलब क्या कि न्यूक्लियोटाइड का, कोडॉन्स का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का 3-3 की फॉर्म में कंबाइन होना, ट्रिपलेट फॉर्म में पाया जाना, इसे कहा जाता है कोडॉन। अब कोडॉन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक कहा गया सेंस कोडॉन, एक कहा गया नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन्स का मतलब कि जिनके 3-3 के कॉम्बिनेशन से आपके पास एक अमीनो एसिड तैयार होगा, लेकिन नॉन सेंस कोडॉन्स को कहा जाता है स्टूडेंट्स स्टॉप कोडॉन्स। मतलब यहां पर प्रोटीन बनना, अमीनो एसिड बनना बंद हो जाएगा जैसे ही आपके पास नॉन सेंस कोडॉन्स आएंगे। और नॉन सेंस कोडॉन्स को तो आप टिप्स पे याद रखना कि जब भी होगा UGA, जब भी होगा UAG और जब भी होगा UAA, मतलब यूरासिल, गुआनिन और एडेनिन, या यूरासिल, एडेनिन और गुआनिन, या यूरासिल, एडेनिन, एडेनिन। जब भी इस कॉम्बिनेशन में आपके पास कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे तो ये कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड को बनाने से रोक देंगे। मान लीजिए अभी तक कोई कोडॉन चल रहा था, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा था, लेकिन एकदम से आगे की सीक्वेंस में आ जाए UGA तो वो प्रोटीन, वो अमीनो एसिड बनना वहीं पे बंद हो जाता है और जितना भी पीछे अमीनो एसिड का सीक्वेंस बना होगा वो सारे कंबाइन होके बना देंगे कोई प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड्स ही तो बाद में जाके प्रोटीन बनाएंगे ना। तो ये था कोडॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया जॉर्ज गैमो ने। और कोडॉन्स होते हैं ट्रिपलेट कोड, 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट कोडॉन्स को समझना है तो आपको इस व्हील को देखना पड़ेगा। देखो मेन न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मेन न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स ACUG, ये वाले कोडॉन्स। अगर इस A के साथ U आ जाए और U के बाद आपके पास U आ जाए तो वहां पर हमारे पास जो हमारे पास आगे A के बाद U आ जाए और U के बाद आ जाए A के बाद U और U के बाद आ जाए G, तो वहां पर जो अमीनो एसिड बनेगा वो बनेगा मिथ्योनिन। या अगर आपके पास C आ जाए, फिर A आ जाए और उसके बाद U आ जाए, या C आ जाए, A आ जाए और फिर C आ जाए, तो हमारे पास बनेगा बच्चों हिस्टोन नाम का अमीनो एसिड। तो इस तरीके से डिफरेंट कोडॉन्स, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अगर आप उन न्यूक्लियोटाइड्स को करेंगे तो आपको डिफरेंट अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे।
यहीं पे अगर आप U के साथ G और G के साथ A लगा दो तो क्या हो जाएगा? इधर देखो एक स्क्वायर सा बॉक्स दिया हुआ है, मतलब कि वो वहाँ पर अमीनो एसिड की सिंथेसिस बंद कर देगा। फिर U के साथ AG हो तो भी सिंथेसिस बंद हो जाएगी, और U के साथ A के साथ फिर A हो तो भी सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो ये कुछ कोडॉन्स है, आपको बस कोडॉन्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, एक और कोडॉन है जो जैसे ही आती है तो एकदम से अमीनो एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस कोडॉन को कहा जाता है AUG, मतलब ए आ गया एडिनिन, यू आ गया यूरासिल एंड जी आ गया गुआनिन। AUG का मतलब होता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड। एडेनिन मतलब ये तीनों न्यूक्लियोटाइड जब भी मिलेंगे ना कॉम्बिनेशंस में, तीन के ग्रुप में जब ये मिलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मिथ्योनिन, ठीक है। और यहाँ पर अमीनो एसिड बनना शुरू होता है। बस आप ये याद रखना कि AUG को कहा जाता है इनिशिएटर कोडॉन, और जबकि आपके पास UGA या हो UAG या फिर हो UAA, इन तीनों कोडॉन्स को कहा जाता है स्टॉप कोडॉन्स या नॉनसेंस कोडॉन्स। ओके, तो आगे देखते हैं। देखो, जब भी जीन के अंदर म्यूटेशन लानी होती है, जब हमें DNA की कोडिंग चेंज करनी है ना स्टूडेंट्स, तो तब हम बस इसी न्यूक्लियोटाइड को छेड़ेंगे। उसी को कहा जाता है म्यूटेशन। जब आप जेनेटिक कोड में कोई चेंज लेके आ जाओ उसे कहा जाता है म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन है ये भी दो तरीके की होती है। म्यूटेशन में एक म्यूटेशन होती है पॉइंट म्यूटेशन, एक म्यूटेशन होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास AUG, UUU, UGC, UAC नाम के इस तरीके से जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स चल रहे थे, DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स इस सीक्वेंस में चल रहे थे। तो आपको पता होगा कि AUG की ग्रुपिंग बनाएगी मिथ्योनिन, UUU की ग्रुपिंग बनाएगी आइसोल्यूसिन, और UGC की ग्रुपिंग बनाएगी सिस्टीन, UAC की ग्रुपिंग बनाएगी टायरोसिन, और UCU की ग्रुपिंग बनाएगी सेरीन। लेकिन जब इनमें से किसी भी एक जीन को या तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, एक पॉइंट में या तो जीन को इंट्रोड्यूस कर दो, या तो इस न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस कर दो, या तो फिर यहाँ से किसी को हटा दो, तो अगर कोई आएगा या कोई हटेगा तो आपको पता है शुरुआत तो हमेशा किससे होगी कोडिंग की, AUG से, और ख़त्म किस पे होगी स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, या तो UGA पे स्टॉप होगा, या तो UAG पे स्टॉप होगा, या तो UAA इस वाले कोडॉन पे स्टॉप होगा। अगर कोई एक भी जीन एक भी कोडॉन अगर हम नया ले आएंगे तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। यहाँ पे UUU, UGC, अब C को मान लो मैं हटा दूं और इसकी जगह पे G लगा दूं तो ये तो कोडॉन एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और UAG का मतलब क्या होता है, UAG का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐसा, UAC का मतलब था टायरोसिन, लेकिन जब C की जगह पे हम G लगा देंगे तो आगे सेरीन बन ही नहीं पाएगा, ये वाला अमीनो एसिड बनेगा ही नहीं। और ये UAG तो होता है एक स्टॉप कोडॉन, वो तो वहीं पे आपकी अमीनो एसिड की फॉर्मेशन को रोक देगा, और जितना सा अमीनो एसिड बना होगा उन्हीं को इकट्ठा करके प्रोटीन बना देगा। एक दूसरी म्यूटेशन होती है जिसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर या तो हम ऐड करेंगे या तो डिलीट करेंगे एक बेस को, ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रांसलेशन था, लेकिन हमने जब एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया फ्रेम शिफ्ट ट्रांसलेशन। एक एक्स्ट्रा ऐड करने से फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ तो ऐड करो या तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो ये tRNA होता है ना स्टूडेंट्स, tRNA ये ही जेनेटिक कोड को रीड करता है। जेनेटिक कोड को रीड करके प्रोटीन को बाद में सिंथेसाइज कराने में मदद करता है ट्रांसफर RNA। ये अमीनो एसिड्स को कैरी करता है और क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको tRNA देखने को मिलेंगे। मतलब किसी भी जेनेटिक कोड को रीड करना, उस कोड को समझना कि कौन सा वाला अब अमीनो एसिड बनाया जाए, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई तो ऐसा आरएनए होगा ना, तो उस आरएनए का नाम है tRNA। ठीक है, tRNA के बेसिकली दो रीजन्स होते हैं tRNA के। एक होता है एंटी कोडॉन लूप वाला रीजन और एक होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर वाला एंड। एक तरफ से ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा और दूसरी तरफ से ये mRNA के साथ जुड़ता जाएगा। कोई भी मैसेंजर RNA आएगा उसके साथ ये जुड़ता जाएगा। तो जब भी कोई नया कोडॉन आएगा तो वो इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, नेक्स्ट आएगा वो इसके साथ, ऐसे चेन बनाएंगे। और जब आपके पास आ जाएगा UAG या UGA, ठीक है, तो तब या UAA, तो तब वहीं पे वो जो नेटवर्क होगा वो टूट जाएगा और वहीं पे बस उतने से मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ें तो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। देखो अभी तक मैं आपको किसके बारे में समझा रही थी, जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोड कैसे 4 नाइट्रोजीनस बेसेस मिलके 20 अमीनो एसिड्स को बनाने में मदद करती है। जॉर्ज गैमो ने इसका कॉन्सेप्ट दिया और हमने पढ़ा कोडॉन के बारे में। ठीक है, आपको कोडॉन से बस ये याद रखना है कि कोडॉन एक ट्रिपलेट कोडॉन होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। कौन कौन से नॉनसेंस कोडॉन्स है और कौन सा वाला कोडॉन ऐसा है जो आपके पास इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन का नाम जिसे दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन के बारे में। तो ट्रांसलेशन का मतलब हो गया ट्रांसलेशन। अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांसलेशन जो होता है वो अमीनो एसिड से प्रोटीन्स का बनना है, अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड का बनना है। लेकिन ये अमीनो एसिड्स कैसे बने थे? आरएनए से। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं आरएनए से अब प्रोटीन तक का सफर कहलाता है ट्रांसलेशन। अमीनो एसिड जो होते हैं वो अभी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और अमीनो एसिड्स के बीच का, देखो अमीनो एसिड्स बने कहाँ पर हैं? अभी हमने पढ़ा कोडॉन में। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा स्टूडेंट्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और एनर्जी इस बॉन्ड की, देखो किसी भी चीज के लिए एनर्जी कौन देता है? एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड के लिए जो एनर्जी देगा वो होगा एटीपी मॉलिक्यूल। एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ने के लिए एनर्जी कौन सप्लाई किया? एटीपी। एक एंजाइम है स्टूडेंट जिसे कहा जाता है एमिनो एसिल tRNA सिंथेटेस। ये अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस क्या करता है स्टूडेंट? ये बाइंड करके रखता है अमीनो एसिड्स को, ये अमीनो एसिड्स को बाइंड करके रखता है tRNA के साथ। लेकिन ये अमीनो एसिड्स और tRNA के बीच का जो बॉन्ड होता है ना स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ ये अमीनो एसाइल tRNA बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आपको इस स्ट्रक्चर में, मुझे बताइएगा tRNA कहाँ देखने को मिल रहा है? tRNA कहाँ पर है? tRNA तो ये रहा ना, ये जो नीचे ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल रहा है। जो ये ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये आ गया tRNA। इस tRNA के साथ ऊपर लगा है क्या स्टूडेंट्स? इस tRNA के साथ अमीनो एसिड को जोड़ने में मदद कौन सा वाला बॉन्ड करता है? इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस बॉन्ड। लेकिन tRNA और अमीनो एसिड के जो बीच का ये बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा वीक होता है। देखो एक अमीनो एसिड, बताइएगा, अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, एक अमीनो एसिड
दूसरे एमिनो एसिड के साथ किस बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और एक एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ किस बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है स्टूडेंट्स? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ जुड़ा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टीआरएनए और एमिनो एसिड का बीच का जो ये बॉन्ड होता है स्टूडेंट, ये काफी वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आपको आगे देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पर नीचे भी इसी की डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है। ये जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है ना, ये ब्लैक कलर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है स्टूडेंट्स? टीआरएनए। टीआरएनए के साथ उसका वाला एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है और इसके साथ इसका वाला। अब जैसे देखो ये यहां पर आ रहा है इसके साथ बाइंड होने को, लेकिन जैसे ही ये आपस में चिपकते जाते हैं ना, इनके बीच का एमिनो एसिड्स के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये वाले बॉन्ड्स यहां से टूटते जाते हैं, क्योंकि ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन। अब आपको आगे देखने को मिलेगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, राइबोसोम्स मतलब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर स्टूडेंट। सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं, है ना, एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं। अब ये आपस में जुड़ के प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, लेकिन सेल के कौन से वाले पार्ट में स्टूडेंट्स? ये करेंगे राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन में कि कैसे आरएनए से प्रोटीन बना, टीआरएनए कैसे जुड़ा हुआ था एमिनो एसिड्स के साथ, और एमिनो एसिड जब एक एमिनो एसिड दूसरे के एमिनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो उस वाले बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन आ गया कि प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस, की जेनेटिक कोड कैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके थे स्टूडेंट जीन एक्सप्रेशन के। पहला था ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन लिख लिया है। ट्रांसक्रिप्शन एक था ट्रांसक्रिप्शन, तो दूसरा था ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन का मॉडल कहलाता है ऑपरॉन मॉडल। फ्रेंच साइंटिस्ट लवॉफ, जैकब, मोनोड, इन तीनों ने डेवलप किया ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कि कैसे ऑपरॉन फंक्शन करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। 1965 में इन्हीं साइंटिस्ट को मिला था नोबेल प्राइज भी। इन्होंने ये बताया था कि लैक ऑपरॉन दैट इज अ प्रोकैरियोट जो ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, वो पहला ऑपरॉन था जिसको डिस्कवर किया गया। और ऑपरॉन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्रोमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये वाले बस बच्चों आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट सही इसका पता होना चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन में होता क्या क्या है। पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन और फिर होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम याद रख लेना यहाँ से, और ये याद रख लेना कि ई कोलाई का इन्होंने लैक ऑपरॉन ई कोलाई का इन्होंने वहां से बताया था कि कैसे जीन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब हो गया, देखिए काफ़ी सारे जीन्स जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है जीनोम। तो ह्यूमन के डीएनए सीक्वेंसेस में ह्यूमन का डीएनए का पता लगाना है कि कौन सा वाला डीएनए किसका है, तो उसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब ये हो गया कि एक डीएनए का दूसरे डीएनए के साथ हमें देखना है कि कैसा रिलेशन है। आपको पता होना चाहिए कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सब ऑर्गेनिजम्स में 99.9% का डीएनए सेम होता है। सिर्फ वो 1% या 0.1% का डीएनए ही होता है जो डिफर करता है, और वो ही आपको बताएगा ह्यूमन का डीएनए आइडेंटिफाई करने में।
आपने मूवीज में देखा होगा कि एक इंसान का डीएनए, भाई एक इंसान के डीएनए का पता लगाना है तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स का। ये देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, ये देखो अभी फिलहाल ना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो और ज़्यादा इवॉल्व हुए जा रहा है। ह्यूमन जीनोम, देखो इंसान के सारे कैरेक्टर्स की तो हम इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, तो इसीलिए एक एक बायोटेक्नोलॉजिकल सी मैं बोलूँ ये एक टर्म है जहाँ पर इंसान के डीएनए की इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है, डेटा को एनालाइज किया जा सकता है कि डेटा आपकी जो डीएनए होता है उसकी सीक्वेंसिंग कैसे होती है आपस में। बेसिकली यहां पर सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट मतलब आइसोलेट, अलग किया जाएगा, फिर उसको फ्रेगमेंट्स में बांटा जाता है और फिर उसकी क्लोनिंग की जाती है, या तो बैक्टीरिया में या तो यीस्ट में, ठीक है। और फिर उसके एम्प्लीफिकेशन की जाती है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक नहीं होती मिक्सर ग्राइंडर में घुमाना, उस तरीके से डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है और उनके फ्रेगमेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स फिर आपको देखने को मिलेंगे डीएनए के जहाँ पर डिफरेंट फ्रेगमेंट जो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। आधे फ्रेगमेंट्स ऊपर रहेंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स नीचे हो जाएंगे, जो जहाँ पर जिसके साथ मैच करेगा वो उसके साथ आइडेंटिफिकेशन दिखाएगा। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा पोर्शन बन जाता है। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बस ये याद रखें कि जीन्स को इकट्ठे करके क्या बोला जाता है? जीनोम। और जीनोम जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस या ह्यूमन डीएनए की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको डिटरमाइन करने में मदद करा सकता है। इंसान के डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने में मदद करा सकता है। बाकी इस प्रोसेस को किया कैसे जाता है ये थ्योरेटिकल सा बन जाता है, तो यू कैन ओमिट दिस पार्ट। फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ह्यूमन जीनोम में, देखो अब ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है तो ह्यूमन जीनोम से आप ये पॉइंट ज़्यादा याद रखना कि ह्यूमन जीनोम के अंदर ना 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड की बेसिस प्रेजेंट होती हैं। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर एक इंसान के अंदर 99.9% का बेस सीक्वेंस सेम होता है और बस 0.1% का सीक्वेंस जो होता है वो डिफर करता है, ठीक है। जीन का साइज भी वैरी होता है और बॉडी का जो सबसे बड़ा जीन होता है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। देखो अभी ये फैक्चुअल डेटा है, यहां से वन लाइनर्स आने के चांसेस बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन जो इंसान की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो लगभग 30,000 होते हैं और कम से कम लेस देन 2% ऑफ जीन, और इनमें से कम 2% जीनोम्स के अंदर तो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द जीन्स आर, अच्छा, और आधे से ज़्यादा जीन्स का तो भी फंक्शन ही पता नहीं है। मैंने कहा ना ये थोड़ा बायोटेक्नोलॉजिकल सी टर्म है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जाएगी टेक्नोलॉजी में वैसे वैसे इसके रिलेटेड ज्ञान और पता लगता जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो जीन्स के सेट को कहा जाता है जीनोम। एक इंसान की बॉडी में ह्यूमन जीनोम में 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और टोटल जीनोम जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 30,000। 99.9% जीन जो होता है, जीन का जो बेस होता है वो मैक्सिमम सेम होता है और 0.1% जो होता है वो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाता है। लास्ट टॉपिक आ गया इस यूनिट का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है? मूवीज में देखा होगा फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए का मतलब कहीं पे कोई मर्डर हो गया तो एकदम से सील कर दिया जाता है उस पूरे एरिया को। जो सीआईडी वाले आते हैं वो भी ग्लव्स पहन के आते हैं, क्यों? ताकि उनकी बॉडी का कोई डीएनए का सीक्वेंस वहां पर ना चला जाए। अच्छा, ये डीएनए किस में होता है स्टूडेंट्स? बॉडी के हर एक सेल में, हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन्स और क्रोमेटिन्स के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए वाला मटेरियल जो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है?
प्रोटीन के साथ। इस छोटे से डीएनए से जो इतना बड़ा, मतलब ह्यूमन की बॉडी में सोचो ट्रिलियन ऑफ सेल्स होंगे, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, हर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे कितने सारे क्रोमेटिन्स और उनके अंदर प्रेजेंट होंगे डीएनए। डीएनए वो इतना छोटा सा पार्ट बता सकता है कि किसी से भी, लाइक क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल्स को फाइंड करना है तो वहां पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक बच्चे के फादर का पता लगाना है तो उसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है जीन्स के बीच में तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था एलेक जेफरीज ने, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस में होता है क्या स्टूडेंट्स, तो सैटेलाइट, देखो ये फिर अगेन थोड़ा थियोरेटिकल सब पार्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि सैटेलाइट डीएनए यहाँ पर लिया जाता है, नॉन कोडिंग वाला डीएनए, और रेपिटेटिव रीजन्स को कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है। मिनी सैटेलाइट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, डीएनए की मिनी सैटेलाइट्स को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स हो सकें। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जो यहाँ पर इसकी बेसिस लिखी हुई है ना, तो ये थोड़ा थियोरेटिकल सा पोर्शन, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सा पोर्शन बन जाता है। ओके, तो आप इस वीडियो को फिर से अगर आपको एक बारी में समझ आ जाए तो ठीक, भाई ट्राई किया करें कि आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाया करें, क्योंकि साथ साथ में आपको जितनी समझ आएगी बच्चों, आपको अपनी लिखावट में जितनी ज़्यादा समझ आने वाली है उतनी वो आपके नॉलेज को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा, सॉलिडिफाई कर देगा। क्योंकि एक बार आपने ज्ञान सुन लिया, अब उसको दूसरी बार आप लिखेंगे, सुन लिया, लिख लिया, फिर रिवाइज किया, तो ऐसे फैक्ट, ऐसे पॉइंट्स आपको रिवाइज होने लगेंगे। तो ये था आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में